नमस्कार विद्यार्थियों। आज की चर्चा का विषय है उपन्यास कला और रंगभूमि उपन्यास। रंगभूमि उपन्यास के बारे में बात करने से पहले रंगभूमि के रचनाकार प्रेमचंद के बारे में जानना आवश्यक है। प्रेमचंद हिंदी उपन्यास साहित्य में मील के पत्थर की भांति हैं, जिनको दृष्टिपथ से ओझलकर अतीत और भविष्य किसी का मूल्यांकन संभव नहीं है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य के बहुत सारे विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरे, वे चाहे दलित साहित्य हो या स्त्रीवादी साहित्य, उनकी जड़ें प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को, उपन्यास को, कथा साहित्य को समाज से, जीवन से जोड़ा है। उन्होंने अपने उपन्यासों के केंद्र में जो मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय समाज है, उसको विशेष रूप से स्थान दिया है। साहित्य जगत में प्रेमचंद का स्थान वही है जो गोर्की, चेखव, लुसुन, हार्वर्ड फास्ट और बाल्जाक जैसे अन्य महान क्रांतिकारी लेखकों का है। प्रेमचंद विश्व साहित्य में भारत के प्रतिनिधि लेखक हैं। वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने उपन्यास को आधुनिक साहित्य की विशिष्ट कला के रूप में स्थापित किया है। उसे उपदेश, कल्पना, विशुद्ध मनोरंजन की दुनिया से बाहर निकालकर समसामयिक जीवन से जोड़ा है, समसामयिक जीवन की यथार्थ भूमि से जोड़ा है। उन्होंने जीवन की जो सच्चाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, जो देश के लोग जिस तरह से जी रहे हैं और जिस तरह से उनका जीवन चल रहा है, उसको अपने उपन्यासों के केंद्र में रखा है। प्रेमचंद साहित्य को अपने देश काल के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखते थे, जो मनुष्य को जागृत बना सके। उनके शब्दों में प्रेमचंद का कहना है, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। प्रेमचंद कहना ये चाहते थे कि रचनाकारों को इस तरह के साहित्य की रचना करनी है जिसमें चिंतन हो, जिसमें स्वाधीनता का भाव हो और जो जागृत करे, देशवासियों को जागृत करे, जो उनकी समस्याओं को रेखांकित करे। उन्होंने स्वयं के लिए खुद को कलम का मजदूर घोषित किया और कहा था कि जिस दिन उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्हें रोटी खाने का अधिकार नहीं है। प्रेमचंद जनता के लेखक हैं, जनता के लिए लिखते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वैसे तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट कहा जाता है, लेकिन वे जनता के लिए लिखते हैं। जन जन तक उनकी बात पहुंचती है और उन्होंने खुद को कलम का मजदूर माना। प्रेमचंद के उपन्यासों का यदि हम वर्गीकरण करें तो उन्होंने कुछ तो आरंभिक उपन्यास आदर्श प्रधान लिखे, लेकिन
वो यथार्थ से जुड़े हुए रहे और अधिकांश उनके उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। और एक उपन्यास उनका, अंतिम उपन्यास गोदान, यथार्थवादी उपन्यास है। रंगभूमि उनका आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। अब यदि उपन्यास शिल्प को समझना हो तो आप कैसे समझेंगे? मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी उपन्यास को समझने के लिए केवल एक एक करके उसको नहीं, अलग अलग खाने में बांट करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उपन्यास की संरचना कैसे होती है। कोई भी लेखक जब किसी भी उपन्यास की रचना करता है तो उसके पहले जो उसका विधान है, उसके पहले उसके मन में कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है और उद्देश्य उसकी रचना के केंद्र में होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो एक ऐसे परिवेश की तलाश करता है, एक ऐसे देशकाल वातावरण की तलाश करता है जिसमें उसका चरित्र या पात्र होता है। चरित्र हमेशा परिस्थितियों को धारण करता है, परिस्थितियों को जीता है और उससे उसकी कथा का विकास होता है और ये सारे इनके संघात से कथा विकसित होती है। वैसे आलोचकों ने उपन्यास के जो तत्व गिनाए हैं, जिनके आधार पर इसके शिल्प की समीक्षा की जाती रही है, वे हैं कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल या वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। जब हम लोग रंगभूमि की कथावस्तु की बात करें तो उसके पहले यह समझना जरूरी है कि कथावस्तु क्या है। संपूर्ण उपन्यास की कहानी जिन उपकरणों से मिलकर बनती है वही कथावस्तु कहलाता है, यानी जिससे कहानी आगे बढ़ती है, जिसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। उपन्यास की आधारभूत सामग्री है कथावस्तु। लेखक जिसका चयन अपनी आवश्यकता के अनुसार विस्तृत जीवन क्षेत्र से करता है। लेखक जीवन के ऐसे मार्मिक और रोचक प्रसंगों, घटनाओं एवं परिस्थितियों का चयन करता है जो रुचिकर और प्रेरणास्पद हो। रंगभूमि में, अगर हम रंगभूमि की बात करें तो रंगभूमि में मुख्य कथा एक अंधे भिखारी सूरदास की है। अन्याय के खिलाफ उसके प्रतिरोधात्मक संघर्ष की कथा है। सूरदास की कथा के साथ साथ कई अवान्तर कथाएं चलती हैं। एक मुख्य कथा है सूरदास की कथा और उसके साथ साथ कुंवर भरत सिंह, रानी जाह्नवी, राजा महेंद्र कुमार और उनकी पत्नी इंदु, विनय और सोफिया, मिस्टर और मिसेज जॉन सेवक की कथा का विस्तार से वर्णन है। इसके साथ साथ पांडेपुर की शुभांगी और उसकी भी कथा इसमें दी गई है, उसकी भी चर्चा है। कथावस्तु में आपको यह समझना चाहिए कि रचनाकार किस तरह से मुख्य कथा का विकास करता है। मुख्य कथा के विकास के लिए जरूरी है कि जो केंद्रीय चरित्र है उसके इर्द गिर्द सारी जो कथा है वो घूमे। यानी सूरदास के चरित्र के साथ ही जो अन्य कथा के जो चरित्र हैं और जो अन्य पात्र हैं वो सूरदास की कथा के साथ ही उनकी कथा का विकास होता है। सूरदास इस उपन्यास का केंद्रीय चरित्र है। उसका प्रतिरोध, उसका संघर्ष, उसकी जमीन की लड़ाई, उसके संघर्ष में उसकी शहादत, यही कथा को उद्देश्य तक, उसके अंजाम तक पहुंचाता है। तो जो दूसरा उपन्यास का तत्व है जिसके आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे वो है चरित्र चित्रण।
उपन्यास के भीतर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि परिस्थितियों को धारण करने वाला पात्र कहलाता है। पात्र जितने सजीव और यथार्थ होंगे, उपन्यास उतना ही आकर्षक होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अब यदि पात्र अपनी परिस्थिति, अपनी मनस्थिति, अपने परिवेश, अपने वेशभूषा, अपने रहन सहन, अपनी बातचीत, अपने संवाद में यथार्थ, सजीव और जीवंत नहीं दिखेगा, तो वो पात्र आपको कहीं से भी सार्थक नहीं लगेगा। वो लगेगा कि इसको जबरदस्ती उपन्यास में डाला गया है या घुसा दिया गया है। उपन्यास में या कहानी में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो देश काल की सीमा को पार कर पाठकों के चित्त में स्थायी रूप से बस जाते हैं। वे अमर पात्र कहलाते हैं। मैं प्रेमचंद के ऐसे पात्रों को याद करना चाहूंगा। मैं याद करना चाहूंगा गोदान के होरी को, मैं याद करना चाहूंगा रंगभूमि के सूरदास को, मैं याद करना चाहूंगा हैमलेट को, मैं याद करना चाहूंगा गोरा को। ऐसे पात्र, विश्व साहित्य के ऐसे पात्र जिनको हर भाषा के बोलने वाले लोग जिनके बारे में जानते और पढ़ते हैं, ये अमर चरित्र हैं। ये देश काल की सीमाओं को पार कर जाते हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र स्वीकार करते हुए उपन्यास शीर्षक निबंध में लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेमचंद उपन्यास के केंद्र में मनुष्य के जीवन, उसके चरित्र, उसके मनोविज्ञान, उसके जीवन के यथार्थ, उसकी समस्याओं को रखना चाहते हैं। मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं गोदान के, रंगभूमि के जो प्रमुख हमारे जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं, जो प्रमुख चरित्र हैं, उसमें सबसे केंद्रीय चरित्र है सूरदास। सूरदास के चरित्र को समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि सूरदास का चरित्र बिल्कुल भारतीय राजनीति आंदोलन के अग्रणी नेता महात्मा गांधी की तरह का दिखता है। वो सत्य बोलने वाला, सत्य पर चलने वाला, सत्याग्रह करने वाला, अहिंसावादी, धैर्य और सहिष्णुता को रखने वाला और अपनी लड़ाई को लड़ने वाला, खेल की भावना से हर लड़ाई को लड़ने वाला है। उसके साथ वो आम जन का प्रतिनिधि है, वो किसानों का प्रतिनिधि है, वो गरीबों का प्रतिनिधि है, साथ में वो अंधा है। आप उसके मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। आप एक देख सकते हैं कि एक विकलांग व्यक्ति कितना दृढ़ निश्चयी है, कैसे वो अपनी जमीन समाज के लिए, गांव के लोगों के लिए, उनके गोरुओं और उनके जानवरों को चरने के लिए छोड़े हुआ है। लेकिन जॉन सेवक जो उसकी जमीन को हड़प करके उस पर फैक्ट्री या कारखाना बनाना चाहता है, उसको वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो सूरदास का चरित्र केंद्रीय चरित्र है, सबल और सशक्त चरित्र है। उसकी लड़ाई उसकी अपनी लड़ाई नहीं, सबकी लड़ाई है। वो आदर्श पर चलने वाला है, वो डिगता नहीं है। जबकि बाकी जो अन्य चरित्र हैं, जैसे राजा महेंद्र कुमार, वो सामंतवादी चरित्र के प्रतिनिधि चरित्र हैं। जॉन सेवक वो पूंजीपति है और पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता है। वो अपने उद्योग का विस्तार करना चाहता है। वो सूरदास की जमीन को किसी भी तरह से लेकर के उस पर फैक्ट्री लगाना चाहता है। सोफिया और विनय ये एक ऐसे चरित्र हैं जिनको समाज की चिंता है। क्लार्क जो अंग्रेजी हुकूमत है उसका प्रतिनिधित्व करता है। बाकी जो भैरव है, शुभांगी है, ये लोक चरित्र हैं, पांडेपुर के चरित्र हैं। जो इसके जो बाकी चरित्र हैं, जैसे राजा महेंद्र कुमार, वे सामंतवादी प्रतिनिधि चरित्र हैं। जॉन सेवक वो पूंजीपति चरित्र है, वो पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है, उद्योगपति है, उद्योग लगाना चाहता है। गांव की जमीन और सूरदास की जमीन को हड़प करके उद्योग बनाना चाहता है, बेदखल करना चाहता है पांडेपुर के लोगों को।
सोफिया और विनय ये समाज के प्रति चिंता रखते हैं। और वैसे ही पांडेपुर के जो भैरव है और शुभांगी है वो लोक चरित्र है। वो उसके माध्यम से लोक जीवन को, जो ग्रामीण जीवन है उसको समझा जा सकता है। सूरदास के माध्यम से भी ग्रामीण जीवन और उनके समस्याओं को समझा जा सकता है। तो इस तरह से आप इन चरित्रों के माध्यम से जो प्रेमचंद किस तरह से यथार्थ चरित्रों की संरचना करते हैं अपने उपन्यासों में, अपने चरित्रों के माध्यम से एक व्यापक उद्देश्य को पाठक तक पहुंचाते हैं, उस समय के जीवन की समस्याओं को उठाते हैं, उसकी बात करते हैं, जीवन से और जीवन की समस्याओं से उपन्यास साहित्य को जोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो उपन्यास का तीसरा तत्व है, कथोपकथन और संवाद, जिसके माध्यम से कोई भी चरित्र अपनी बात कहता है। कथोपकथन से अभिप्राय है पात्रों का परस्पर वार्तालाप। उपन्यास में कथोपकथन पात्रों का चरित्रांकन करने के साथ ही कथा को विकसित करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। रंगभूमि एक बृहदाकार उपन्यास है, लेकिन प्रेमचंद ने इसमें पात्र अनुकूल, संक्षिप्त एवं सरल संवादों की योजना की है। पात्रों की पारस्परिक बातचीत द्वारा उनके चरित्र के गुण दोषों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। उदाहरण के लिए आप सूरदास, सोफिया, विनय, प्रभु सेवक, क्लार्क और राजा महेंद्र कुमार, भैरव आदि पात्रों के संवाद, उनके मानसिक स्तर को समझ सकते हैं। ऐसा लगता है कि जो संवाद बोल रहे हैं वो बिल्कुल उनके चरित्र के अनुकूल है। यानी कथोपकथन या संवाद कैसे होनी चाहिए? संवाद सरल हो, संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो और चरित्र की मनस्थिति और उनकी परिस्थिति के अनुकूल हो। कहने का अभिप्राय यह है कि सूरदास या शुभांगी या जो अन्य जो भैरव ये जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के संवाद का इस्तेमाल करेंगे, वो संभ्रांत वर्ग के लोग, चाहे वो राजा महेंद्र कुमार हो या विनय और सोफिया हो या जॉन सेवक हो, ये उस तरह की भाषा का या उस तरह के संवाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको संवादों के माध्यम से चरित्रों की विशेषता को भी समझना होगा। जैसे सूरदास जब बोलता है, अपने बारे में बोलता है, जब ये कहता है कि मैं ये लड़ाई लड़ी, मैं खेला, मैं हार गया, लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं है, उसको किसी से रंजिश नहीं है, उसको अपनी हार का पश्चाताप नहीं है और वो बड़ी शिद्दत के साथ लड़ता है। तो उसके संवादों के माध्यम से उसके जो एक दो चरित्र हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हैं, जो सामंत हैं, जो पूंजीपति हैं, उनसे भी जब वो बातचीत करता है, तर्क वितर्क करता है, तो कहीं से भी वो भयभीत नहीं दिखता है। तो उसके माध्यम से, उसके संवादों के माध्यम से आप उसके चरित्र की निर्भयता, उसका साहस, उसकी दृढ़ता, उसके मन में जो उसका निश्चय है, उसको समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से लोगों के लिए, उसके मन में ट्रस्टीशिप की भावना है, वो किस तरह से गांव के लोगों के लिए, पांडेपुर के लोगों के लिए अपनी जमीन उनके जानवरों के चरने के लिए छोड़ सकता है। तो ये ट्रस्टीशिप की भावना है। उसमें कितना धैर्य है, उसमें कितना साहस है, उसमें कितनी करुणा है, अपने विरोधी के लिए भी उसमें किसी भी तरह का द्वेष नहीं है। जब भैरव उसके घर को आग लगा देता है और उस समय वो हताश और निराश है, और उस समय के मिठुआ और उसके बीच के आप संवाद को देखिए, कथोपकथन को देखिए, आप समझिए। जब मिठुआ कहता है कि दादा अब हम क्या करेंगे,
वो कहता है हम घर बनाएंगे। कहता है फिर जला देंगे तब क्या करेंगे? कहता है फिर बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर बनाएंगे। जब मिठुआ कहता है कि 1000 बार लोग जलाएंगे तब क्या करोगे? बोलता है हम 1000 बार बनाएंगे। इस एक संवाद से आप समझ सकते हैं उसके चरित्र को कि वो कितना दृढ़ निश्चयी है, कितना साहस है उसमें, लड़ने की कितनी ताकत है उसमें, किस तरह से खेल की भावना से लड़ता है, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता। तो आप बाकी चरित्रों को भी समझ संवादों के माध्यम से, कथोपकथन के माध्यम से समझ सकते हैं। जो अगला तत्व है उपन्यास कला को समझने के लिए वह है देशकाल और वातावरण। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि उपन्यासकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्योंकि कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती, एक परिवेश की खोज करता है कि किस तरह के उद्देश्य से किस तरह की रचना उसको लिखनी है, और जिस परिवेश को ढूंढता है उस वातावरण, यानी देशकाल का दूसरा नाम वो वातावरण या परिवेश है। उपन्यास में देशकाल, वातावरण या युग धर्म की सजीवता भी आवश्यक है। सूरदास अपने व्यक्तित्व, आचरण और विचार के स्तर पर गांधी जी की छवि को प्रतिमूर्तित करता है। आप इसको यूं समझिए कि जो पांडेपुर का परिवेश है और जिस तरह से पूंजीपति, सामंत जिस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं, वो कैसे बिल्कुल गांधी की तरह सत्याग्रह करता है और किस तरह से वो लड़ाई लड़ता है, अहिंसक लड़ाई लड़ता है। तो उस परिवेश को और उसके लिए रंगभूमि में प्रेमचंद ने जिन समस्याओं का वर्णन किया है वे भी अपने देश काल का बोध कराते हैं। यानी जो राजनैतिक समस्याएं हैं, जो स्वाधीनता की लड़ाई चल रही है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन सबको इसके माध्यम से, देश काल के माध्यम से समझा जा सकता है। इस तरह से रंगभूमि में उपन्यास की कथा वस्तु के अनुकूल युग जीवन का समग्र चित्रण हुआ है। यानी देशकाल के माध्यम से उपन्यास की समस्याओं को, उपन्यास के मूल उद्देश्य को, चरित्र की सार्थकता को और चरित्र किस तरह से अपने समय से आगे निकल जाता है, इसको समझा जा सकता है। जो अगला तत्व है जिसके माध्यम से इसकी औपन्यासिक कला को आप समझ सकते हैं वह है भाषा शैली। उपन्यास के विभिन्न तत्वों में भाषा और शैली का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रचना भाषा के माध्यम से ही व्यक्त होकर पाठक तक पहुंचती है, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के प्रति पाठक का आकर्षण बढ़ेगा तभी वह रचना में प्रवेश कर उसके साथ प्रवहमान रहेगा। इसलिए रचनाकार भाषा पर और शैली पर विशेष रूप से ध्यान रखता है, क्योंकि उसकी सारी संवेदना, उसका सारा उद्देश्य, उसका सारा चरित्र उसकी भाषा और उसकी शैली के माध्यम से ही व्यक्त होता है। भाषा के संबंध में प्रेमचंद ने अपने पात्रों के विचारों के अनुकूल भाषा को बनाए रखने के लिए उसमें तत्सम, तद्भव, देशज और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। वो प्रेमचंद हिंदी में लिखते थे, लेकिन हिंदी में लिखने से पहले वो उर्दू में भी लिखते थे। तो रंगभूमि को जब आप पढ़ते हैं तो रंगभूमि के संवादों को, रंगभूमि की भाषा को आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि जो उसकी भाषा है वो पात्रानुकूल है, वो प्रसंगानुकूल है, वो यथार्थ है, वो जीवन से जुड़ी हुई भाषा है, सहज और सरल भाषा है, प्रवहमान भाषा है, गतिशील भाषा है। वो कथा को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम भाषा है। प्रेमचंद ने भाषा को सहज बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इससे भाषा जीवंत हो उठी है, इससे भाषा में सजीवता आती है, इससे भाषा में पहनापन आता है। और रंगभूमि को पढ़ते हुए आपको भाषा के ये सारे
तत्व आपको मौजूद उसमें मिलेंगे। जहां तक शैली की बात है, जो रंगभूमि की शैली है विषय और प्रसंग के अनुकूल है। कहीं प्रेमचंद ने इस उपन्यास में वर्णनात्मक शैली का उपयोग किया है, तो कहीं विश्लेषणात्मक शैली का, कहीं संवाद शैली का, तो कहीं विवरणात्मक शैली का। कहने का अभिप्राय यह है कि कथा के विकास के क्रम में कहीं वो विवरण करते हुए चलते हैं, तो कहीं वो वर्णन की शैली अपनाते हैं, तो कहीं विश्लेषण करते हैं, कहीं संवाद के माध्यम से। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि सूरदास के चरित्र की जब बात वो करते हैं, तो उसके चरित्र के वैशिष्ट्य को अपने विवरण की शैली में बताते हैं कि सूरदास कैसा है, सूरदास किस तरह का बना है। वो हाड़ मांस का है लेकिन वो लोहे का बना है। वो किस तरह से लड़ता है, वो लोगों के लिए क्या सोचता है। तो ये उनकी अपनी शैली है और इस शैली का वो इस्तेमाल इसमें करते हैं। मैं भाषा शैली के बाद जो अगला तत्व है वो है उद्देश्य। मैं आपको बताऊं और पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती। रंगभूमि के लिखने के पीछे भी प्रेमचंद का एक उद्देश्य है, क्योंकि प्रेमचंद ने स्वयं कहा है कि उपन्यास में युगीन समस्याओं का चित्रण करना ही मूल उद्देश्य होना चाहिए, जिससे मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निभता दिखाई पड़ता रहे। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेमचंद उपन्यास को युग से, जीवन से, समाज से, मनुष्य के जीवन से जोड़ के रखना चाहते हैं, उनकी समस्याओं से जोड़ के रखना चाहते हैं। जीवन के मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों और उसके संघर्ष, उसके जद्दोजहद, उसके जीवन को वो कैसे जीता है, उसको दिखाना चाहते हैं। रंगभूमि के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो रंगभूमि का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक जीवन का अंकन करते हुए नारी स्वातंत्र, राष्ट्र प्रेम, स्वाधीनता आंदोलन की भावनाओं को मुखरित करना रहा है। युग पुरुष महात्मा गांधी के आदर्शों से अनुप्राणित इस उपन्यास में सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, सत्याग्रह आदि विचारों को प्रतिपादित करते हुए प्रेमचंद उपन्यास के उद्देश्य को साकार करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेमचंद ने एक बृहत उद्देश्य की परिकल्पना की है। प्रेमचंद रंगभूमि में सूरदास की कथा के माध्यम से, सूरदास के संघर्ष के माध्यम से, सूरदास की शहादत के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे जुल्म कितना भी किया जाए, चाहे जालिम कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन यदि लड़ने वाले व्यक्ति चाहे वो निहत्था ही क्यों ना हो, वो अहिंसक ही होगा। और यदि उसमें अपनी निष्ठा है, यदि उसमें संकल्प शक्ति है, तो निश्चित रूप से उसके विचार की विजय होती है। प्रेमचंद इस उपन्यास में तदयुगीन सारी समस्याओं, तदयुगीन परिस्थितियों का चित्रण करते हैं। मैं इसके इन तत्वों के आधार पर आपको थोड़ी सी बात एक संक्षेप में बताना चाहूंगा। कुल मिलाकर औपन्यासिक तत्वों के आधार पर रंगभूमि एक सफल रचना है। कथा वस्तु सुसंबद्ध है, घटनापूर्ण है, रोचक एवं प्रभावोत्पादक है। सभी पात्रों का चित्रण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण सजीव एवं मानवोचित गुणों एवं अवगुणों से युक्त है। देशकाल का वर्णन कथा वस्तु के अनुकूल यथार्थवादी है। रंगभूमि की भाषा तदनुकूल, सरल, सहज, बोधगम्य है, अपने समय और समाज की जरूरतों के अनुकूल है। राजनीतिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में प्रेमचंद ने संघर्षशील जनता के स्थायी जीवन मूल्य को उद्देश्य के रूप में स्थापित किया है। कहा जा सकता है
कि उपन्यास कला की दृष्टि से रंगभूमि एक सफलतम रचना है। धन्यवाद।